नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरुआत करी थी और आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन विभिन्न टॉपिकों का करते हुए हम प्रथम गोलमेज सम्मेलनों तक पहुंच गए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण शीर्षक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण है ये। भारतीय इतिहास का में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद जो है सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय, और इसके परिणाम स्वरूप जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूना समझौता के बारे में। तो हम अब शुरू करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन से। दोस्तों, हमको जैसे ये विदित है कि तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को के संवैधानिक विकास की स्थिति को सुधारने के लिए, मतलब उनको एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन रखे थे, लंदन में आयोजित किए थे। तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ये जान चुकी थी कि जो है अब भारतीयों पर राज करने के लिए हमें उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी, उनको एक अलग से संवैधानिक दर्जा उनका देना पड़ेगा, उनको उनके लिए संविधान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी हम लंबे समय तक भारत में राज कर सकते हैं। ये ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत ये मान चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसको इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य होता है। मतलब 12 नवंबर 1930 को शुरू होता है और 19 जनवरी 1931 को इसका समापन हो जाता है, संपन्न हो जाता है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। और देखिए, विशेष में भी दिया हुआ, यहाँ कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और ईसाइयों का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में किसने किया था दोस्तों? केटी पाल द्वारा किया गया। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, सम्मेलन का उद्घाटन होता है ब्रिटिश सम्राट द्वारा। ब्रिटिश सम्राट उस समय थे जॉर्ज पंचम। ठीक है दोस्तों, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ब्रिटिश के महाराजा, ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, और तत्कालीन वायसराय कौन था 1931 में? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता अभी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड इरविन, भारत का वायसराय, ब्रिटिश भारत का। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों सम्मेलनों में यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है दोस्तों, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहाँ आयोजित हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन? कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में।
लंदन में आयोजित हुआ था और 89 भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या थी। इसमें भारतीय प्रतिनिधि कितने थे? 89। ठीक है दोस्तों, मैंने अलग अलग नोट किया है यहाँ पर। यहाँ इसमें 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों से थे। इसमें 13 भारतीय 89 में से 13 भारतीय प्रतिनिधि ऐसे थे जो ब्रिटिश राजनीतिक दलों से थे, मतलब ब्रिटेन के वहीं के राजनीतिक दलों से थे। और 76 89 में 13 घटाएंगे कितना आएगा? 76। 76 कितने थे? 76 लोग भारतीय थे। 76 लोग क्या थे? 76 पूरे भारतीय थे। 13 लोग ब्रिटिश के थे और 76 भारतीय थे। भारतीय प्रतिनिधि थे ये टोटल सब 89 भारतीय प्रतिनिधि, लेकिन 13 जो थे वो ब्रिटिश राजनीतिक दलों से थे और 76 भारतीय थे उसमें से। और इन 76 में से जो 16 वो थे, 16 जो थे वो क्या थे? वो भारतीय नरेश थे। भारतीय नरेश, भारतीय राजा थे, भारतीय नरेश थे। ठीक है, इन 76 में से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसमें किसने किसने भाग लिया? तो देखिए, एक नाम यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, केटी पाल, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं था। और इसमें थे महामना मदन मोहन मालवीय, आगा खां, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, बीएस मुंजे और एमआर जयकर। ये बीएस मुंजे दोस्तों वही हैं डॉक्टर बालकृष्णन शिवराम मुंजे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद, आपको याद होगा मैंने अपने वीडियो में बताया था, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के प्रति इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया था 24 जनवरी 1922 को। ठीक है दोस्तों, तो यही मुंजे हैं, ये डॉक्टर बीएस मुंजे या बालकृष्णन शिवराम मुंजे। तो याद रखेंगे, इतने लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि वो कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो ऐसे दो लोग थे दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने, ये दो लोग थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने अपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने अपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए, इस गोलमेज सम्मेलन के बाद मैंने बताया था आपको, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिसमें लॉर्ड इरविन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के वायसराय गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को लाने के लिए राजी कर लेते हैं। ठीक है, मना लेते हैं। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने ही भाग लिया था इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। या ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उत्तर होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या है? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। ठीक है, प्रथम की क्या थी दोस्तों? याद रखेंगे, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इनकी डेट भी पूछी जाती है कि ईयर्स और डेट। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 और
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसमें देखिए, इसमें भागीदारी कौन किसकी किसकी रहती है, महिलाओं की भी भागीदारी रहती है। सरोजनी नायडू भारत कोकिला कही जाती हैं, जो भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल कही जाती हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कही जाती हैं। इन्होंने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने। एनी बेसेंट ने भाग लिया था। होम रूल लीग की स्थापना जिन्होंने करी थी, कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाली थी। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको अपनी पिछली वीडियोज में। तो महिलाओं की तरफ से इन दोनों लोगों ने भाग लिया, और इन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, एनी बेसेंट ने। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट ने किया। आगे बढ़ेंगे, मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था, महामना मदन मोहन मालवीय। और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, गांधी जी ने ही केवल भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन थे, एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने भाग लिया था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनके बारे में और जानेंगे। इन्होंने देखिए उस समय एसएस राजपूताना जलपोत से लंदन गए थे ये गांधी जी। मतलब उस जलयान का पानी वाले जहाज का नाम था ये, एसएस राजपूताना जलयान से ये लंदन गए थे इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और लंदन में कहाँ ठहरे थे, लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान क्या था, स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान था कि देखिए, क्योंकि जब ये सम्मेलन हुआ तो ये सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। मतलब इस सम्मेलन में सांप्रदायिकता की जो समस्या थी वो विशेष आड़े आ गई थी, और अंग्रेज ये नहीं समझ पाए थे कि जो है हम कैसे भारतीयों की सांप्रदायिक समस्या का हल करें, उनको कैसे मतलब सांप्रदायिक रूप से बांटें, उनके निर्वाचन मंडल को कैसे बांटें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये देखते हैं, यह सच है कि मैं गांधी जी ने कहा था, इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब वो स्वदेश वापस अपने देश वापस आए थे, तब गांधी जी ने कहा था, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। मतलब गांधी जी बोले कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन जो है जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको मैंने अपने हिसाब से बखूबी अंजाम दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी सम्मेलन में इसी समय फ्रैंक मोरिस इस सम्मेलन में सदस्य थे। उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर की संज्ञा दी थी। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसे था, इन्होंने बोला था कि मतलब एक अर्धनग्न फ़कीर को, आधे नंगे फ़कीर को उस हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखना और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाते हुए उस हॉल की सीढ़ी चढ़ते हुए देखना बड़ा ही अनोखा अनुभव था। ये इस तरह का कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को 24 दिसंबर 1932 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, ठीक है, सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक।
और इस गोलमेज सम्मेलन का भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यही क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस ने केवल किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, इसमें सदस्यों की संख्या 46 थी और इसमें जो सचिव थे भारत के वो सैमुअल होर, उनका नाम था सैमुअल होर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे एक क्वेश्चन ये बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहे, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों सम्मेलनों में रहे। ठीक है, और कौन से ऐसे दो भारतीय थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने हिस्सा लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। और हाँ, कहीं कहीं पूछा जाता है कि कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था? कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया? तो ऐसे तो बहुत नाम दोस्तों हैं जिन्होंने तीनों में भाग नहीं लिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है मुख्य रूप से कि उन्होंने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस के बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने तीनों में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब ये गोलमेज सम्मेलन हो जाता है दूसरा वाला, तो एक सांप्रदायिक समस्या जो खड़ी होती है, इसको हल करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बहाना एक निकाला कि जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे क्या नाम दिया गया? सांप्रदायिक पंचाट का नाम दिया गया, या सांप्रदायिक निर्णय भी बोलते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड। इन्होंने एक गांधी जी के अनुसार, देखिए, ये जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था, ये एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति का ही हिस्सा था। इन्होंने भारतीय सांप्रदायिक व्यवस्था को और बिगाड़ना चाहा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दलितों को अल्पसंख्यक मानकर उनको हिंदुओं से अलग कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो दलित हैं वो हिंदुओं से भी अलग रहेंगे, मतलब उनके लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से निर्वाचन होगा, और मतलब चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है, दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, किस घोषणा के अंतर्गत? सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत, सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत, या सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने अपना देखिए, ये इस निर्णय से, सांप्रदायिक पंचाट से गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुश हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही मांग थी कि दलितों को एक अलग दर्जा दिया जाए, मतलब उनको हिंदुओं से भी अलग दर्जा दिया जाए, हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन किया।
दलितों में अल्पसंख्यकों में तो कई लोगों को रखा था, दलितों को रखा, मुसलमानों को भी रखा, सिखों को रखा, जो जो एंग्लो इंडियन लोग थे उनको रखा, यूरोपियन जो और लोग थे उनको रख दिया, ईसाइयों को रख दिया। तो अल्पसंख्यकों को कई वर्गों अल्पसंख्यकों में कई वर्गों को शामिल कर लिया और इन सब के लिए बोला कि अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होगी, इन लोगों का अलग से चुनाव होगा, इनका अलग प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो इनके लिए चुनाव लड़ेगा। ठीक है, इस फैसले से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो खुश थे क्योंकि वो यही चाहते थे। ठीक है, उनका देखिए उनका सोचना गलत नहीं था, वो दलितों की व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ। उन्होंने जो ये मांग करी थी तो अंग्रेज़ों ने उनको ये दिखाया कि हाँ ठीक है, चलिए हम आपकी मांग मान रहे हैं, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत हिंदुओं को और बांट दिया और ज़्यादा बांट दिया। ठीक है, सांप्रदायिकता बहुत फैला दी। गांधी जी चाहते थे कि जो दलितों की मेन समस्या है उसका हल हो। उनकी मेन समस्या क्या थी, दलितों की मेन समस्या थी अस्पृश्यता, छुआछूत, मतलब उनको जो अछूत माना जाता था। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो गांधी जी के अनुसार इस समस्या का हल उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इसका हल ये ना होकर क्या हुआ कि उनको अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाने लगा। तो गांधी जी इससे नाखुश थे। ठीक है दोस्तों, तो फलस्वरूप होता क्या है, गांधी जी, यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है, मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। इसके 4 दिन पहले 20 सितंबर 1932 को गांधी जी अपना पहला आमरण अनशन करते हैं। और कहाँ करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पूना की यरवदा जेल में। यरवदा समझौता, पूना समझौता दिया है, यहीं पर गांधी जी बंद थे। यरवदा नामक जेल थी पूना में, वहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया। आमरण अनशन का मतलब होता है जब तक प्राण ना निकल जाए, जब तक मर ना जाए तब तक अनशन, या तो बातें मान ली जाए या तो मरण अनशन। ठीक है ना, नाम से ही क्लियर है। तो इसी पंचाट के विरुद्ध, इसी सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन किया था। ठीक है, हालांकि इस निर्णय में एक दो अच्छी बातें ये थी कि जो है महिलाओं को भी भागीदारी दी गई थी, सीट दी गई थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस सांप्रदायिक पंचाट में जो खामियां ही नज़र आई। आगे देखेंगे तो फलस्वरूप क्या होता है, 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता या यरवदा समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ। और गांधी जी के अनुयायियों में कौन थे, महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.R. जयकर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग गांधी जी के साथ थे। ठीक है, और दलितों के लिए केवल कौन था, दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो ये समझौता होता है, इसमें 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर होते हैं। दलितों की ओर से कौन हस्ताक्षर करता है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हिंदुओं की ओर से गांधी जी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, कौन हस्ताक्षर करता है, महामना, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, महामना की इनको उपाधि दी गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करते हैं महात्मा गांधी की ओर से या हिंदुओं की ओर से। ठीक है,
तो दोस्तों इस समझौते के तहत क्या होता है, इस पूना समझौते के तहत जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन की अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, उस मांग को वापस ले लेते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि ठीक है, चलिए हम अलग निर्वाचन मंडल की मांग नहीं करेंगे, लेकिन दलितों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए, जो प्रांतीय विधानसभा में जो सीटें हैं उसको बढ़ाया जाए। तो इसी फलस्वरूप क्या होता है कि जो सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए 71, दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितनी सीटें दी गई थी दलितों को, 71 सीटें दी गई थी सांप्रदायिक पंचायत में। लेकिन पूना समझौता के बाद वो संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। 147 सीटों पर दलित वर्ग के निर्वाचन प्रतिनिधियों के लिए मानी जाती हैं। ठीक है, 147। तो इसके बाद तो ये भी बात मान लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर। और देखिए होता क्या है, मेनली इनकी संख्या तो बढ़ गई सीटों की, लेकिन अगर ओवरऑल निष्कर्ष निकाला जाए तो होता ये है कि जो दलितों की स्थिति सुधरनी थी वो और बिगड़ जाती है। पूना समझौते के बाद उनको अलग दर्जा दिया जाता है। तो गांधी जी तो यही चाहते थे कि वो अलग नहीं हो, मतलब उनको साथ में रखा जाए, और उससे अस्पृश्यता को और बढ़ावा मिलता है। सामाजिक स्थिति देखी जाए तो और उनकी कंडीशन गिर जाती है, ठीक है, समाज में। और देखिए, लेकिन अगर हम पूना समझौता की बात करें तो पूना समझौता एक सफलता भी लेकर आया और एक असफलता भी लेकर आया। सफलता ये लेकर आया कि जो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी, उस नीति को असफल कर दिया पूना समझौता ने। उस नीति में ये सफल नहीं हो पाए, सांप्रदायिक तौर पर हिंदुओं को, भारतीयों को लड़ा नहीं पाए। लेकिन अगर देखा जाए तो असफल इस बात से हुआ कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों की स्थिति सुधरे, तो उनकी स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ, देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, और फलस्वरूप आगे क्या होता है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो अब जो है मुस्लिम लीग और उनके सहयोगी उसी अपने चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अलग एक राज्य की अलग राष्ट्र की अलग प्रांत की मांग करने लगते हैं। फलस्वरूप भारत का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।